ग्लोबल स्टडीज में हुई तोड़फोड़ और कथित फायरिंग के मामले में खान सर की मुश्किलें थम नहीं रही है। फैजल खान सिविल कोर्ट में आज नहीं पहुंचे और उनके वकील ने कहा है कि अग्रिम जमानत याचिका दायर की जा रही है। हालांकि देखिए यहां पर फैजल खान पर गिरफ्तारी की तलवार अभी भी लटक रही है। कोर्ट के चारों तरफ सुरक्षा सख्त है। हालांकि कोर्ट टाइम खत्म हो गया है। ज्यादा जानकारी दे रही है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। लेकिन आपको बताते चलें कि सिविल कोर्ट पहुंचना था खान सर को, लेकिन वो कोर्ट नहीं पहुंचे और यहां पर खबर ये मिल रही है, उनके वकील ने कहा है कि अग्रिम जमानत याचिका दायर की जा रही है। हालांकि खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार अभी भी लटक रही है। कोर्ट के चारों तरफ सुरक्षा सख्त है। खान सर जिनको आज सिविल कोर्ट में सरेंडर करना था, खबर ये मिल रही थी कि वो कभी भी सिविल कोर्ट पहुंच सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन इसी बीच उनके वकील का एक बयान सामने आया है जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो खान सर के लिए अग्रिम जमानत याचिका सिविल कोर्ट में दायर करेंगे। और यहाँ देख सकते हैं कि सिविल कोर्ट में जो सुरक्षा है वो सख्त नजर आ रही है। 1 बजे तक का टाइम था उनके सिविल कोर्ट में सरेंडर करने का, लेकिन 1 बज चुका है और अब जो टाइमिंग है कोर्ट की वो समाप्त हो गई है। उन्होंने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया है और ऐसे में अभी भी उन पर जो गिरफ्तारी की तलवार है वो लटक रही है। पुलिस सख्त नजर आ रही है और चारों तरफ जो सिविल कोर्ट के आसपास जितने भी गेट हैं सब पर सुरक्षा सख्त की गई है। और आज जैसे ही खबर मिली कि वो सरेंडर करने सिविल कोर्ट आ सकते हैं, तभी से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि पटना में 2 कोचिंगों के बीच जो घटना घटी है, मारपीट हुई है, गोलीबारी हुई है, उसके बाद जो गिरफ्तारी की तलवार है वो फैजल खान पर लटकती हुई नजर आ रही है। उसी से बचने के लिए उन्होंने सिविल कोर्ट में सरेंडर का जो प्लान है वो बनाया। हालांकि वो आज सिविल कोर्ट नहीं पहुंचे। उनके वकील ने अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट में दायर की है ताकि उन्हें जमानत मिल जाए। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। फैजल खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। 2 जून को ये विवाद शुरू हुआ 2 कोचिंग के बीच में, टारगेट वॉर, यानी कि यहां पर दरअसल क्रेडिट होड़ मच गई 2 कोचिंग में। बताया जा रहा है ज्ञान बिंदु और खान ग्लोबल स्टडीज दोनों के बीच में क्रेडिट को लेकर के काफी समय से विवाद चल रहा था और ये 2 जून को यहां पर झड़प हुई। इसके बाद गोली चला दी गई। गोली यहां पर जिसने चलाया वो खान सर के गार्ड ही निकले और दोनों गार्ड ने यह कबूल किया कि खान सर ने ही गोली चलाने के लिए कहा। और देखिए 2 जून को खान सर के कोचिंग पर फायरिंग हुई, जहां पर रात के 10 बजे के आसपास पथराव शुरू हो गया, तोड़फोड़ हुई और वहां पर गार्ड चुन जो है गंभीर रूप से घायल हो गया। खान सर ने फायरिंग का दावा किया और ये पहले 10:10 पर पथराव और हुई यहां पर। उसके बाद चुन जो कि गार्ड है वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इसके बाद खान सर ने फायरिंग का दावा किया और इसके बाद आपको ये बताते चलें यहां पर ज्ञान बिंदु कोचिंग पर इस पूरे हमले का आरोप खान सर ने लगाया। इसके बाद पुलिस ने फायरिंग से इनकार कर दिया। पुलिस वहां पर मौके पर पहुंचती है, पुलिस ने फायरिंग से इनकार किया और इसके बाद केवल पथराव और मारपीट की ही पुष्टि की गई थी पहली दफा। और उसके बाद आपको ये बता दें कि सीसीटीवी आने पर खान सर के बयान बदल गए। जो बयान पहले फैजल खान ने दिया था उससे वो मुकर गए। ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस की तरफ से उसी दिन। इसके बाद रोशन आनंद ने उन पूरे आरोपों को निराधार बताया है और उन्होंने कहा है कि यह सब साजिशन किया जा रहा है। तो अभी तक क्या क्या हुआ है वो आपने जाना है और हलचल इस मामले में काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। पुलिस प्रशासन सख्त है। एक अलग से टीम बना दी गई है जो कि खान सर की गिरफ्तारी करने के लिए लगातार छापेमारी वो टीम कर रही है। जहां जहां भी ठिकाना है फैजल खान का वहां पर पुलिस पहुंच रही है और ताबड़तोड़ वहां पर एक्शन लिए जा रहे हैं, छापेमारी हो रही है और बहुत जल्द गिरफ्तार हो सकते हैं फैजल खान, क्योंकि उन पर गंभीर धाराओं में केस जो है दर्ज किया गया है और ऐसे में पुलिस उनको ढूंढने में जुटी हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि इससे छात्रों की पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है। छात्र सड़कों पर उतर आए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर में जो बच्चे पढ़ते हैं वो लोग खान सर पर आरोप लगा रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। खान सर की गिरफ्तारी की मांग सभी बच्चे कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके गार्ड ने कबूल किया एंटीसिपेटरी का हाई है जब रास्ता, तो एंटीसिपेटरी फाइल होगा उनका, तो सरेंडर क्यों करेंगे वो? फाइल हुई है सर? अभी नहीं, फाइल हो जाएगा लेकिन आपका फाइल होगा। आज तो समय खत्म हो गया। हाँ, तो नेक्स्ट वर्किंग डेट में।
सोमवार को सर हो सकता है, हो सकता है। ऑनलाइन फाइलिंग होता है, ऑनलाइन फाइलिंग होता है, आप लोग इंक्वायरी कीजिएगा, आपको कभी पता भी हो लगेगा। सकता है। धारा लगी है, उस धारा के अनुसार पुलिस क्या कार्रवाई कर सकती है? पुलिस को तो पावर है, अरेस्ट किसी को कर सकती है, अरेस्ट कर उसमें रोक, लेकिन अब वारंट लेना पड़ेगा उनको, वारंट लेना पड़ेगा कोर्ट से। और देखिए, राबड़ी देवी की सरकारी सुरक्षा वापस किए जाने के बाद उनके आवास की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब आरजेडी कार्यकर्ताओं ने संभाल ली है। राबड़ी आवास के बाहर बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता और महिला कार्यकर्ता मौजूद हैं। कई कार्यकर्ता लाठी और यहां पर पारंपरिक सुरक्षा उपकरणों के साथ आवास के बाहर डटे हुए हैं। और आपको यह बता दें कि कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि सरकार द्वारा सुरक्षा में कटौती किए जाने के विरोध में राबड़ी देवी ने यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि अब पार्टी कार्यकर्ता ही उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। राबड़ी देवी द्वारा अपने सुरक्षा को वापस करने के बाद उनके कार्यकर्ताओं ने राबड़ी देवी आवास की सुरक्षा जो है वो संभाल ली है। और तस्वीरें ज़रा देखिए, यहाँ पे बड़े संख्या में जो कार्यकर्ता है वो पहुँचे हैं, लाठी लेकर के पहुँचे हैं, सुरक्षा करने के लिए पहुँचे। हाँ, सुरक्षा करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं राजमाता जी का, क्योंकि वो बिहार के पहला मुख्यमंत्री महिला थी, उनकी सुरक्षा में कटौती किया गया है। तो इसीलिए हम लोग कार्यकर्ता हैं पटना जिला के, तो हम लोग अपने नेता के सुरक्षा में खुद आ गए हैं। लाठी से सुरक्षा हो जाएगी? अरे जनता साथ है, लाठी से सुरक्षा हो जाएगी। आदमी सुरक्षा करता है कि लाठी सुरक्षा करता है? तो हम अपना सुरक्षा के लिए ले लिए हैं कि भाई कोई आवेंगे तो होता ना कि तनी साइड हो जा, इसके लिए हम लोग ले लिए हैं कि भैया तनी उन्हें इधर हो जा, होता है ना है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा एगो। तो सब लोग आप लोग सुरक्षा में यहाँ पे तैनात हो गए हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का जो कार्यकर्ता है वो चाहे हमारे आदरणीय नेता का कार्यक्रम क्षेत्र में लगता है, वहाँ भी सुरक्षा के रूप में एकदम कवच की तरह खड़ा रहता है। और यहाँ तो बिहार सरकार ने जो प्रोटोकॉल के तहत जो उनको मिलना चाहिए सुरक्षा गार्ड, उसमें कटौती किया। तो अब बिहार के सर्वमान्य नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सुरक्षा को हटा के इनके हत्या करने का साजिश किया जा रहा है। सुरक्षा जा रहा है, आबा जी भी यहाँ पे हैं। और तो अब सुरक्षा आप लोगों ने अपने हाथ में संभाल ली। कल तक आप लोग देखे होंगे कि यहाँ सुरक्षा कर्मी तैनात रहा करते थे, तो हम लोग भी निश्चिंत रहा करते थे। लेकिन आज के डेट में यहाँ कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है। बिहार के हालात खराब है, आए दिन हत्या मर्डर हो रहा है। मैडम राबड़ी देवी अंदर में अकेले हैं। लालू यादव बेटी रोहिणी के पास इलाज करने के लिए सिंगापुर गए हुए हैं। तेजस्वी यादव दिल्ली मीटिंग अटेंड करेंगे। तो ऐसे समय में मैडम को हम लोग अकेले नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए उनकी सुरक्षा में आज हम लोग यहाँ पे गेट पे तैनात हैं और मैडम को हम अकेले नहीं छोड़। तो ये तमाम लोग जो है इनका कहना है कि यहाँ पे तैनात हैं और अकेले जो है वो नहीं छोड़ सकते। और आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पूरी सुरक्षा जो है वो राबड़ी देवी की संभाल ली है। पटना से रविश नारायण की रिपोर्ट। देखिए, लालू परिवार की सुरक्षा को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू परिवार पर तंज कसा है और गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर किसी को दबाव की राजनीति सीखनी हो तो उसे लालू परिवार से सीखना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि लालू परिवार सरकार पर अनावश्यक दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। अगर उन्होंने खुद ही अपनी सुरक्षा वापस कर दी है तो सरकार को दोष देना उचित नहीं है। और वहीं गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। कोई सीखे तो लालू जी के परिवार से सीखे। ये सरकार पे अव्यावहारिक दबाव डाल रहा है। एक तो जो नियम के तहत तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, उनका सुरक्षा होना चाहिए, सुरक्षा है। लेकिन अगर वो वापस ही कर दिए हैं तो कौन क्या बोलेगा। और ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र थोड़े ही है कि हम जब तक जिंदा रहेंगे हमको राजशाही में रहेंगे, ऐसा नहीं होता। लालू राबड़ी की सुरक्षा में कटौती और फिर सुरक्षा लौटाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। सिक्योरिटी घटाई गई है लेकिन सियासत बढ़ गई है। सभी राजनीतिक दल अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। विपक्ष के नेता सरकार पर हमलावर है, जबकि एनडीए ने विपक्ष पर बेवजह राजनीति करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री है, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के अंदर,
लालू प्रसाद एक विचारधारा है, इनके विचारधारा से, इनके उद्र से निकल करके देश की राजनीति में अपने लोगों ने पहचान बनाई। इनकी सुरक्षा से खिलवाड़ क्या चाहते कि लालू प्रसाद जी को बीच चौराहे पर गोली मरवा दे पूरे परिवार को? ये राजनीति घृणित राजनीति है। लोकतंत्र में जनता तय करते पक्ष विपक्ष, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादाओं को, राजनीतिक सुष्ठता को भंग करके राजनीति में संदेश क्या देना चाहते हो? एक सुरक्षा वापस कर दिए गए, कोई सुरक्षा नहीं रहेगी। सुरक्षा अपने लेने का निर्णय ले जाइए, जनता सुरक्षा करेगी। एगो खरोच आई तो जन आक्रोश को नहीं झेल पाओगे। ये सुरक्षा की राजनीति, आवास की राजनीति, ये सब घटिया किस्म की राजनीति है। कोई स्पष्ट कारण बताए बिना आप नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा घटा लीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा घटा लीजिए, और नीतीश कुमार को कहा है कि Z+ की सुरक्षा है, जरा कोई हमको बता दे। लेकिन राबड़ी की सुरक्षा घटा दी जाएगी, लालू जी की सुरक्षा घटा दी जाएगी। तो ये घटिया राजनीति है और बीजेपी का रक्त चरित्र ही घटिया है। जिसको जितनी पर्याप्त सुरक्षा चाहिए उतनी सुरक्षा उन्हें मुहैया कराई गई है। लालू प्रसाद यादव जी के परिवार में लालू प्रसाद यादव जी को खुद, उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी जी को, उनके एक सुपुत्र तेजस्वी यादव को, दूसरे सुपुत्र तेज प्रताप यादव को, उनकी सुपुत्री मीसा यादव को और उनकी पुत्र वधू तक को बिहार की सरकार ने सुरक्षा मुहैया कराई है। माननीय राबड़ी देवी जिनको Z+ की सिक्योरिटी मिली हुई है, उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मी को लिखित रूप से नहीं, भाषागत मंतव्य देके कि वापस जाओ। भोजपुरी कलाकार और बीजेपी के MLC उम्मीदवार पवन सिंह ने बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और संगठन महामंत्री भीखूभाई दलसनिया से इन्होंने मुलाकात की। और इस दौरान पवन सिंह ने कहा कि वो कलाकार हैं और जनता के प्रेम से यहां तक पहुंचे हैं। तो इनका कहना है कि जो जिम्मेदारी मिली है उसे ईमानदारी से निभाऊंगा। साथ ही ये भी कहा है कि बिहार में NDA का झंडा इसी तरीके से लहराता रहेगा। पवन सिंह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलने लोक सेवक आवास भी पहुंचे। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। यहां पर पवन सिंह सफेद कुर्ता में नजर आ रहे हैं और संजय सरावगी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह सफेद कुर्ता में नेता का रूप लेते हुए यहां पर आप देख सकते हैं। एकदम सम्राट चौधरी से मुलाकात की ये तस्वीर और इसे शेयर किया गया है। और उन्होंने कहा है कि जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे ईमानदारी से निभाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के बिहार विधान परिषद के उम्मीदवार और भोजपुरी कलाकार पवन सिंह इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। पवन जी, अब आप बिहार विधान परिषद के सदस्य होने जा रहे हैं। मैं तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही जानता हूं कि आज मैं पहले तो कलाकार हूं, सिंगर हूं, एक्टर हूं और मुझे मेरी जनता ने ही बनाई है। और आज मैं यहाँ बैठा हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और जो मुझे जिम्मेदारी मिली है उसको सच्चे दिल से निभाऊंगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ और एक कलाकार कभी भी दिमाग से नहीं। लेकिन एक नई जिम्मेदारी मिल रही है। अभी तक आपने लोकसभा चुनाव लड़ा, तमाम चीजें आपने राजनीति को देखा, लेकिन अब जो अपर हाउस जिसे कहते हैं बिहार में, वहां जाएंगे, वहां बैठेंगे, वहां पर आपको कई नेता मिलेंगे, खास करके राबड़ी देवी मिलेंगी और बीजेपी के तमाम लोग। पहले नीतीश जी तक उस सदन के सदस्य हुआ करते थे। हमसे वह पूछा जौन के जवाब हम अच्छे से दे सके। ठीक है। अच्छा, एक सवाल है पवन जी, आपने एक गाना गाया, जोड़ी हिट हो गई मोदी और नीतीश की और उसके बाद एक बड़ी बहुमत से यहाँ पर सरकार बनी। तो ये तो खुशी की बात है ना, ये सौभाग्य की बात है। सरकार बन गई और हमके लगा था कि ये झंडा हमेशा लहरात रही। जय बिहार। तो बिल्कुल हमारे साथ पवन सिंह थे और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो बिहार में NDA का झंडा है वो लहराता रहेगा और काफी खुश भी हैं। बिहार विधान परिषद के सदस्य बनने जा रहे हैं और उसके पहले पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ सैलन, न्यूज़ 18 पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खेल विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में राज्य में खेल सुविधाओं को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने ये कहा कि खिलाड़ियों को ओलंपिक स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना का विकास चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है।
साथ ही मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देकर प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। देखिए, बिहार विधान परिषद के लिए होने वाले चुनाव को लेकर एलजेपी-आरबी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने अशरफ अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि अशरफ अंसारी पार्टी के पुराने और समर्पित और विश्वसनीय नेता हैं। उन्होंने दावा किया कि पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और उनकी जीत सुनिश्चित है। हम अपने दल की बात जानते हैं और एनडीए में हमारा एक सीट सुनिश्चित हुआ है। हमारे नेता से, बड़े एनडीए के नेताओं से बातचीत के उपरांत, और हमारे उम्मीदवार श्री अशरफ अंसारी जी हैं। चुनाव में नॉमिनेशन भी करेंगे और चुनाव जीतेंगे भी, मैं इतना जानता हूं। आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है और पहली बार टीम में वैभव सूर्यवंशी को मौका मिला है। वैभव को आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने का इनाम मिला है और इस मौके पर सेलेक्टर ने इंग्लैंड, आयरलैंड और एशियन गेम्स के लिए टीम का ऐलान किया गया, जिसमें श्रेयस अय्यर को T20 का नया कप्तान बनाया गया है, जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले सूर्य कुमार यादव को रिप्लेस किया है। और इसके अलावा तिलक वर्मा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है। तो वैभव सूर्यवंशी को जगह मिली है और बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है वैभव सूर्यवंशी का। इस बार के आईपीएल में तूफानी पारी सूर्यवंशी ने खेली है और इसीलिए हर जगह सूर्यवंशी की तारीफ हो रही है। What he can do, you saw even towards those playoffs, almost single-handedly carried Rajasthan Royal for a young kid. I don't need to talk about how well he's batting or how well he's playing. And it's not just this season. He's obviously had a great start last season, and to back it up for a young kid in a competition that's as competitive and as high pressure environment, and how explosive he can be and a game changer that he can be. So we've, like everyone else that's watched cricket or at least watched T20 cricket in India, we've got high hopes of him, and I think he just has picked himself really. वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी ने यह कहा कि बेटे के चयन से पूरा परिवार खुश है। देश के लिए खेलने का वैभव को मिला है मौका और बेटे का हर रन देश के काम आए। बेटे को मेहनत का फल मिला है। उनसे बात की है न्यूज 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। वैभव सूर्यवंशी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका सिलेक्शन भारतीय T20 टीम में हुआ है और उनके पापा संजीव सूर्यवंशी हमारे साथ हैं। इस खुशी के मौके पर क्या कहेंगे? जी, आज बहुत खुश है, पूरा परिवार खुश है, पूरा इलाका खुश है। बच्चा जिस चीज के लिए मेहनत किया, आज उस मेहनत का फल मिला है। देश के लिए खेलने का उसको सौभाग्य मिला है। बस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं वो देश के लिए खूब अच्छा खेले, खूब मैच जीताए और उसका जितना रन हो देश के काम आए। काफी उम्मीद उनसे है और आगे क्या देख रहे हैं? अभी हम चाहेंगे पिता होने के नाते कि वो बहुत अच्छा खेले, जब खेलता है अच्छा और मेहनत करे, खूब जीतो और मेहनत करके देश को खूब मैच जीता है, वर्ल्ड कप जीता है। बस यही पिता का एक वही इच्छा है। वैभव को तैयार करने में काफी लोगों का योगदान रहा है उन जनों के लिए। और सब वो समस्तीपुर में खेला, पटना में जितने भी सिखाए सबको हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उन लोगों के कृपा से, उन लोगों के मेहनत से ही आज वैभव इस मुकाम तक पहुंचा है। तो निश्चित रूप से वैभव जिस मुकाम पर पहुंचा है उसमें उन्हें प्रशिक्षण देने वाले उन तमाम लोगों का योगदान है और उन्हें वैभव के पापा के द्वारा बधाई दी गई है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर। प्रसाद हॉस्पिटल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद मृतकों की संख्या में इजाफा हुआ है। मृतक की पहचान चैनपुर पररी गांव निवासी अंजनी कुमार सिंह के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने यह बताया है कि अंजनी कुमार सिंह को किडनी से जुड़ी परेशानी थी। 3 जून को प्रसाद हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया था और 4 जून की सुबह अस्पताल में आग लगने की घटना के बाद उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में ट्रांसफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों ने प्रसाद हॉस्पिटल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि अस्पताल में मरीजों की देखभाल स्टाफ के भरोसे थी और फायर सेफ्टी इंतजाम भी नहीं थे। वहीं अब तक इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। आईसीयू में कोई डॉक्टर नहीं, वहाँ आईसीयू में कोई डॉक्टर नहीं। जो क्या बोलते हैं उसको, फायर जो पानी का आता है सिस्टम, वो भी नहीं बिल्कुल। और
एकदम मात्र कंपाउंडर के भरोसे। नहीं, मौत का आंकड़ा कहाँ बढ़ा, वो जो पहले था उसमें एक आज है, तो अब वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद ही तो कुछ बता पाएंगे। इनका मौत हुआ आज? एक थे अंजनी कुमार सिंह थे, बस। प्रसाद से वहाँ से आए थे ना? नहीं, अब तो देखने के बाद ही पता चलेगा ना, उनका सारा पेपर देखने के बाद पता चलेगा कहाँ से आए थे। और खबर मुजफ्फरपुर से, जहां प्रसाद हॉस्पिटल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। सिविल सर्जन ने अस्पताल का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस रद्द करके उसे तत्काल बंद करा दिया है। अस्पताल का मेन गेट पर ताला लगा दिया गया और भर्ती मरीजों को अन्य अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। देखिए, इस मामले में पहले ही मेंटेनेंस मैनेजर, एडमिन मैनेजर और आईसीयू के एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें बाद में अदालत से जमानत मिल गई। पुलिस अस्पताल प्रबंधन की भूमिका की जांच कर रही है, जबकि पीड़ित परिजन अस्पताल संचालकों पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। देखिए संवाददाता प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के प्रसाद हॉस्पिटल में बीते 2 दिन पहले हुए भीषण अग्निकांड में जहां 6 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं 70 लोग अभी भी गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनका अलग अलग अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक रूप से बड़ी कार्रवाई की गई और इस पूरे हॉस्पिटल को फिलहाल बंद कर दिया गया है। सिविल सर्जन के आदेश पर इसका लाइसेंस जो है सिविल सर्जन ने रद्द कर दिया। तत्काल इसका रजिस्ट्रेशन जो है वह कैंसिल कर दिया गया है, लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद पूरे अस्पताल से मरीजों को खाली करा दिया गया और पूरे तमाम सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। आईसीयू को पहले ही सीज कर दिया गया था। वहीं इस मामले में ब्रह्मपुरा थाने में अग्निशमन पदाधिकारी के द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराया गया था, जिसमें जिस एफआईआर के आधार पर 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, जिसमें आईसीयू के डॉक्टर, मेंटेनेंस मैनेजर और एडमिन मैनेजर की गिरफ्तारी हुई। हालांकि महज कुछ ही घंटों के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, लेकिन कहीं ना कहीं यह बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या इस मामले में अब अस्पताल के संचालक, मालिक और जो एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े अधिकारी हैं उनकी भी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि लापरवाही की बात लगातार कही जा रही है। फायर सेफ्टी को लेकर कई सवाल अभी भी उठे हैं और हालांकि कमेटी जो है इसकी जांच कर रही है। परिजनों ने, जो मृतक के परिजनों ने यह भी कहा था कि जो इसके मालिक है और अस्पताल प्रबंधन है, उस पर हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज होना चाहिए, लेकिन अब तक इस मामले में जो है उस तरह की एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसको लेकर भी बड़ा सवाल उठ रहा है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। खबर सासाराम से, जहां सदर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ भी की और देखिए आक्रोशित लोगों ने अस्पताल की कुर्सियां तोड़ दी, परिसर में रखे कई गमलों को नुकसान पहुंचाया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और महिला को देखिए अस्पताल लाया गया था दरअसल, जहां पर डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित किया। इसके बाद परिजनों और डॉक्टरों के बीच विवाद बढ़ा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर बदसलूकी के आरोप लगाए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। अस्पताल प्रबंधन की शिकायत पर मामले की जांच की जाएगी। जहां तक कल रात नाइट की बात है, लगभग 9 बजे की ये घटना है। मरीज जो आया था वो ब्रॉड डेड था, मरीज डेड था और डॉक्टर तैनात हैं जो मनोज कुमार सिंह थे डॉक्टर, उन्होंने बोला कि ब्रॉड डेड है, पेशेंट नहीं है। फिर भी उनके द्वारा, उनके परिजनों के द्वारा हंगामा किया गया, गाली गलौज किया गया, एक कुर्सी, एक गमला भी तोड़ा गया और डॉक्टरों के साथ बदतमीजी भी की गई, जिसके लिए हमने तत्काल 112 को फ़ोन करके नगर थाना को बुलाया। नगर थाना को बुलाकर और उस मामले को रफा दफा करवाया। और बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां मधुबन थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर हुई एक अनजान दोस्ती युवक के लिए भारी पड़ गया। आरोप यह है कि एक शख्स ने लड़की बनकर कई दिनों तक युवक से बातचीत की और उसे प्रेम जाल में फंसाया। बाद में युवक को सुनसान जगह पर बुलाकर उसका अपहरण कर लिया। किडनैपर ने उसे एक मकान में बंधक बनाकर रखा और परिजनों से पैसे की मांग की। घटना की सूचना मिलते ही मधुबन थाना पुलिस एक्टिव हुई और करीब 2 घंटे में युवक को सुरक्षित बरामद किया। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।